नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नई सदी की महान लेखिकाओं में से एक ममता कालिया द्वारा लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है निर्मोही। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहाँ पहुँच रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती। जब बंद होता टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पार झाड़ बिरख और कुछ दूर पर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच से जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहाँ राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज़ उठती, मेहाओ मेहाओ। जब तक हम दौड़ दौड़े छत पर पहुँचे, मोर उड़ जाते, लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास कभी कदम्ब पर या कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बंधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती, दादी हाथ का पंखा रोककर कहती, जे देखो सौताल से आया शीत समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का आहलाद देखने वाला होता। आज से दौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानू मेह परेगो। दादी दिन रात सौताल की रागिनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच। दादी कूंजड़न से पूछें, सौताल की है ना? कूंजड़न को गहकी करनी है, सत्त कमानी नहीं निकली है। हम्बे मैया, और जे कचनार, जे लाली सेम, सब सौताल की है ना? हम्बे मैया, सारा झुआ उहीं भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती। तख्त पर एक एक तरकारी छांटती छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवाया हो। उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार की रंधे ही। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहतो। शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहनें इस विवरण से जरा भी प्रभावित न होती। बड़ा एकरंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो अब ऊब से अधमुई हो जाती होंगी। हम कहते, जे ले छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठोते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। धत तेरे की कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं, तभी तो रोज खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्टा जैसी एक आंख चमकाता चिंघाड़ता गुजर जाता, उसके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती। सो जा रही छोरी, लगे आज भी विद्या भूषण ना आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छटाक भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली बारो बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे, गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बांट फेंके, कौन कर्म नाय किए? मेरे दोनों लालाएं देश निकारत दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझे नाए, तेरे छोरन पे बाबू साहबी छाई रही। पैंट बुस्सट पहरें, गिट पिट बोलें, कुर्सी तोड़ें, गद्दी पे बैठ, बूरा तौलने में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लगो और दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा अच्छी बच्चक बस करो, तुम तो बर्र के छत्ते से छिड़ पड़े हो, नतनियाँ सुनेंगी, शर्म करो। जब बेटे संगे नाय निकरे तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे? कोऊ काम ना आएगो, समझी रहो। बाबा तो पड़ी लगाकर सो जाते। दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती।
जेई मारे निकल गए दोनों भैया, न कभी उन्हें दुलराया न पुचकारा, बस दुर्र दुर्र करते रहे। जिंदगी भर हर चीज बांट तराजू से तौली। मैं कहूँ अजी प्यार को मोल और तौल बतावे, ऐसी तरह कहाँ पाओगे। पर नाय, जे तो छोटे के कागज पत्तर कापी उठा उठा के चूल्हे में झोंके, बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेचाए। 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लाला ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वे सो जाएं। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपका कर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गया है मेरो लूटर बाबा। मैं जानू विद्या भूषण भी मुझे हुड़कता होगो। जब 12वीं में आगरे पड़े था, रात में मेरी पार्टी पर आके पूछे, जी जी क्यों रो रही हो। मैं चुप। कान में दर्द है। मैं चुप। दांत में दर्द है। मैं चुप की चुप। पैर दबा दूं? नहीं। जी सुबह तुम्हें डॉक्टर के ले चलूंगो, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से किल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो, कार्तिक में आढ़त भरनी है, काम आएगी। विद्या भूषण में ऐसी खटास भर जाती कि अगले ही रोज वह अपना बिस्तरा गोल कर लेता। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर न जाएं। दादी कहती, घर तो जानो ही पड़ेगो, अपने द्वारे से हटके तो फूलमती भी नाए जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नू कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसी पत्तियों की छैयां है, पीने को बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, एरी अन्नू अब की तो कह दिया, फिर कभी न कहियो जे बात। क्यों दादी? मैं जिद करती, तुझे नाय पतो, बहू ने नाय सुनाया वो किस्सा। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, बाके ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मृगनैनी, कोई कहे डाबरैनी। एक बाकी ननद लब्बावती, जई सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने बहुतेरा समझाया, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो। पर राजा जी अड़े सो अड़े रहे, मैं तो यही बनवाऊंगो महल, एम में काबरो है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परेत तीनों को बसेरा है, जैसे भी भीत उठवाओगे पीपल की छैया जरूर छू जाएगी, जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात है लो। राजाओं ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ी प्रेम हो। रानी फूलमती बोली, राजा ऐसा बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूं तो मौलसिरी महके, पश्चिम घूम जाऊं तो बेला चमेली। राजा ने ऐसा ही करो। हैरानी देखो, बेलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर बृषभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। नंद भाभी घर में जोड़े से डोलें। सास बलैयां लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतिया। पर तुम जानो, जहाँ 100 सुख हों वहाँ एक दुख आके कोने में दुबक कर बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नू ने कहा, अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी न भई। सास लाख झाड़ फूक करावे, राजा जी ओझा वैद बुलावे, नंद किशन कन्हई की बाल लीला सुनावो, पर कोई उपाय नाय फले। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपर समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट परे हैं। 81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपर लगाएं, रोज ताल में नहाएं, पीपर पूजें, अन्न जल लें, तब जाके जे कलंक मिटे। फिर तू 9 महीनन में जोले जोले 2 भतीजे खिलइयो। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन 81 थी, सो 7 सुहाग ने पूजा की थाली सजाए, 16 श्रृंगार किए, सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली।
महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, बा के हाथ में फड़वा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आपे आप बाबड़ी में उतर सोने की कुजा भरियो और पपर मूर पे जल चढ़ायो। फिर सातों सुहागनों ने असीसें उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंखी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और सौताल नहाने पीपर पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदलकर सो जाते। फूलमती भाईली ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सो जाएं, इनकी ऐसी नींद तो कभी न देखी न सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर न लगा भाभी, जे भी तो सोच जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि ना। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जगे, भला हमें जगावे बारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गौनी आई नाए, तुम्हें का बताएं का सुनाएं। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पड़े हैं कि मन लेहो पे देव छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आया है, अब की पूरन मासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूलकर लाड़ लड़ाया, कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेक तो ले लें, तब गौना जाए। माँ ने सुना तो बरज दिया, समधी जमाई राजी रहे, इस बार गौ ना कर दे, फिर तू 100 बार आइयो, 100 बार जइयो, घर दुआर तेरो। बड़े सरंजाम से लब्बावती की विदाई भई। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गईं। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को घपची में भर लीनो। भाभी मेरी, मेरे भैया को पत रखना, पीपल पूजा बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोए जल्दी बुलहुआ भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी वह रोज सौताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अन्न जल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई न रहो। एक दिन रानी भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती जम्पर धरो, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज्यादा रही कि फूलमती की अगिन। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होते देख फूलमती पानी से निकली। अभी वह कपड़े बदल रही थी कि बाकी नजर झरवेरी पे पड़ी। गरम में झरवेरी लाल लाल बेरों से बोरानी रही। इत्ते में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, जे कहानी नहीं जिनगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गई। मुझे लगता रहा, लो डाबर नैनी को दादी ने सौताल पर गीला नंगा छोड़ दिया। जाने वह कब घर पहुंची, पर दादी को कहाँ वक्त। कभी बटलोई चूल्हे पर धरें, कभी उतारें, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती, पर चौके में दादी के बिना कुछ होए ही न। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने याद दिलाई, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना दिन में ना सुनी जाती कहानी, मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नू के 3। 7 लोग रास्ता भूल जाएं, यह कैसे हो सकता है। रात की ब्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगें दबाने लगी, मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी, फिर क्या हुआ। अज्जे राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो हुंकारा भरती रहना, कहीं अटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को न्याय ना मिलेगा। हाँ तो फिर क्या था। फूलमती ने न आग सोचा न पीछे, बस बेर तोड़ने ठाड़ी हो गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डालो। वहीं थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था। तभी रानी की उंगली में बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, बाने कांटा कब देखो। उंगली में ऐसी पीर भई के आहें भरती हुए दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कनाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आयो। कांटा झाड़ी से टूटकर उंगली की पोर में धस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकालनो जानतो रहो
सुबह ने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ रानी की उंगली कुरेद कांटा काट दिया। कांटे के कटते ही लोहू की एक बूंद पोर पे छल चलाई। कनाई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उनकी सारी पीर पी गया। छोरी की जीभ का भबकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेनी की आंख बादिना जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेटे लेटे रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर है रही है। राजा जी ने बातायन खोला। सौताल में न रानी न बाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो कहाँ गई? सूरसेन अल्ली पार देखे, पल्ली का छोरा कन्हई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हई के मुंह में परी ही और रानी फूलों की डाली सी लचकती बाकी ऊपर झुकी खड़ी रही। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुध बुध लौटी तो मारे गुस्से की अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार म्यान में परे परे इतनी जंग खा गई कि बामें ते निकल ही ना है। राजा ने पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी सो परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे? बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनाया कि महल के सारे द्वार मूंद लो, रानी घुसने न पाए। कोई उदीली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम खम जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवाड़ अंदर से बंद। अरगला चढ़ी भई। रानी दूसरे किवाड़ पर गई, वह भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक करके 7 किवाड़ खड़काए, पर वहां कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछा, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने चौ? सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ तुम्हारी बहू कुलच्छनी निकली। अब या अटा पे मैं रहूंगो या वो? माँ ने माली से पूछा। मालिन ने कहा, महाराज से पूछो। महाराजन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा, सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है, जो दरवाजा खोले सो सिर कटाए। 7 दिना रानी फूलमती अपने सिर 7 दरवाजों पे पटकती रही। माता फूटकर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, जे तो सुनी भाई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल ले वे। चल अन्नो तू पूरी कर, मेरे तो मोहड़ो सूख गयो, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी फिर यह हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार पे धुतकार पड़ी, वह खम खम जीना उतर गई। सौताल पर कन्हई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की पर्तियां देखी तो बोली, रे कन्हई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हई फूल तोड़कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन खोट देखा जो उसे बनवास भेज दिया? सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली, वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी, दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदिया का बहना और चिड़िया का चूंचू करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज्यादा ही सजा दे दी। 7 दिन बाद राजा ने उधेड़बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊं, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज सोचते, आज जाऊं कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगम जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। थोड़ा अलग प्यासा एक जगह पेड़ों की छैया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची।
बावड़ी में ओके से लेके ज्यों ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीताम्बर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खिंचे उसके पास पहुंचे। छोरा बूझे, राजा वजीर। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मुंह से पूछा, तुम्हारा गांव क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नजर राजा के लाव लश्कर पे डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी जे लोगन से बचैयो री। लड़का की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे का रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जम्फर, नंगे पांव पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, परान प्यारी, तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने न पाए। कन्हई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा? कन्हई ने छाती ठोंक कर कहा, प्रीतिया खवाऊंगो, प्रीतिया पिलाऊंगो। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जा में वापस जान डारी। तो जे हुई न मारी पिरान प्यारी। और जे चिरौंटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन की बेटी की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपाही दौड़ा दिए। दादी की ऊँग हवा हो गई। अन्नो, तू ऐचा तानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं? अन्नो की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हार मान ली। अच्छा दादी, तुम ही खत्म करो। दादी बोली, हाँ तो कन्हई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्ना बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पे 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने सांस भरी, हम्बे लाली, तीनों ने ही वीरगति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहाँ पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे। और तो और वहाँ के पंछी पखेरू के गेटुए पे भी लालधारी जरूर हो में। न रानी घर द्वार छोड़ती, न बाकी ऐसी गत होती। अन्नू और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था वही जो उसने किया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी द्वारा लिखी हुई कहानी निर्मोही। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।